दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट इकोनॉमी MCQ 141 टू 150 की होगी। आप PDF टेलीग्राम के चैनल प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के संबंध में पूछा गया है। इसमें पहचान करनी है सही कथन की। इस नीति के तहत हाइड्रोकार्बन एवं कोयला खनिजों को नीलामी के माध्यम से खनन पर बल दिया गया। नहीं दोस्तों, गलत है। ऑक्शन तो ठीक है, नीलामी पर बल दिया गया था, लेकिन हाइड्रोकार्बन और कोयला खनिज नहीं बल्कि नॉन फ्यूल और नॉन कोल खनिजों पर बल दिया गया था। कैसे? हाइड्रोकार्बन के लिए हमारे देश में अलग से पॉलिसी है, कोल के लिए अलग से मिनिस्ट्री भी, अलग से पॉलिसी भी है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इस नीति में खनन को एक उद्योग का दर्जा प्रदान करने की बात की गई है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा केवल 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा 2008 की नीति को बदलकर इसको लाया गया था और इसका टारगेट था नॉन फ्यूल और नॉन कोल खनिजों के लिए ये नीति बनाई गई थी। इसके तहत एक इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखना कि खनिजों के लीज पर एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी के ट्रांसफर पर बल दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ कि 2015 में एक अधिनियम आया था, खान एवं खनिज अधिनियम 2015। उसके तहत 50 वर्षों तक नीलामी के माध्यम से किसी भी कंपनी को खनन कार्य के लिए भूमि लीज पर मिल जाती थी। जैसे मान लो किसी को भी खनिज के लिए या खनन के लिए कोई काम करना, तो 50 वर्ष तक उनको खनिजों का काम मिल गया। लेकिन उसके तहत ये मेंशन नहीं था कि आप बीच में भी किसी कंपनी को ट्रांसफर कर सकते हो। मान लीजिए 20 वर्ष के बाद किसी कंपनी को ट्रांसफर करना है, वो कंपनी वहां पर काम नहीं करना चाहती है, तो उसमें ये मेंशन नहीं था। तब इस पॉलिसी के तहत ये कहा गया कि आप चाहो तो पूरे 50 वर्ष आपको झेलने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो 20 में भी उसका ट्रांसफर कर सकते हो। और इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, ये भी ठीक है। देखते अगला क्वेश्चन। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया पर किस मंत्रालय के द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण रहता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसका सही आंसर है। अच्छा, इसमें कंफ्यूज होने वाला वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, तो ये आप ध्यान रखना, ये नहीं होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सही है। इसके बारे में अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, ये ध्यान रखना। IB कोड बना था 2016 में, तो उसके तहत ये स्थापित हुई थी। इसका कार्य क्या? मॉनिटर और इंप्लीमेंट करना IB कोड को। संगठन में 10 सदस्य होते हैं। प्रशासनिक नियंत्रण कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय करता है। अच्छा, इसके द्वारा एक काम और किया जाता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का चयन करना। ये क्या होती है? अभी वर्तमान में इसके द्वारा 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का चयन किया गया। ये नीचे 3 मैंने लिखी हुई है, चार्टेड अकाउंट, कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट अकाउंट्स। आपको याद होगा कि NPA की समस्या हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है, तो उसी का समाधान करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया था। और इसके लिए IBBI को कार्य सौंपा गया था कि आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का चयन करो जो इन समस्याओं का समाधान कर सके। तो इसके द्वारा उनका चयन किया गया, 3 ऐसी एजेंसी चयन की गई। और इन एजेंसी के द्वारा क्या किया गया? इन एजेंसी ने चयन किया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का, IPS का। ये क्या करती है? इस कोड के माध्यम से जो भी इस ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले यानी लेंडर और बोरोवर आते हैं, तो उनके बीच में जो भी विवाद है उसका समाधान का काम कौन करते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इसके द्वारा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का भी चयन किया जाता है, जैसे NESL कंपनी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ऋण देने वाले को प्रदान करती है, ताकि जो बोरोवर है उसके बारे में सही जानकारी मिल सके। देखते अगला क्वेश्चन। ऋण की सार्वजनिक रजिस्ट्री PCR के संबंध में हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। YM देव स्थली समिति की अनुशंसाओं के आधार पर इसको बनाया गया था, एकदम सही बात है। RBI के अधीन इसको निर्मित किया गया, ये भी ठीक है, RBI के अधीन ही किया गया था। जो सेबी कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय, GST निकायों, बैंकों एवं NBFC इत्यादि का डेटा उपयोग करती है, ठीक है। इसके माध्यम से लेंडर और बोरोवर के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी, ठीक है। लेंडर को और बोरोवर के बारे में सही जानकारी मिल सकेगी, ये भी ठीक है। तो इसमें सभी सही है दोस्तों। ये है क्या? अच्छा, सबसे पहले देखिए इसकी स्थापना करने की आवश्यकता हमें क्यों हो गई। वर्तमान में कई तरह की संस्थाएं जो उधार लेने वालों को डाटा कलेक्ट करती है, जैसे अभी हमने देखा IBBI के द्वारा बनाई गई NESL। इसके अलावा कई क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, क्रिसिल, केयर, जैसी। RBI की अपनी एक एजेंसी है, CRILC। तो दिक्कत क्या होती है कि ये सभी अपने स्तर पे अलग अलग तरीके से डेटा का कलेक्ट करती है, जिससे कि उधार देने वाले जितने भी बैंक है या NBFC है, उनको पता नहीं लगता कि सही डेटा कौन सा है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए YM देव स्थली समिति की स्थापना की गई थी और उसने अनुशंसा की कि एक ऐसी रजिस्ट्री बनाओ जिसमें एक जगह डेटा का कलेक्शन हो जाए, और ये RBI के अधीन निर्मित की गई। और ये डेटा कहाँ से लेगी? सेबी से, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से, GST निकायों से, बैंकों से, NBFC के डेटा का यूज करके ये एक एकीकृत डेटा बनाएगी।
इससे फायदा क्या होगा, ऋणदाता को ऋण लेने वाले की संपूर्ण जानकारी सही समय पर प्रदान हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय महिला बैंक के संबंध में पूछा गया, पहचान करनी है असत्य कथन की। इस बैंक की स्थापना भारत सरकार एवं आरबीआई के द्वारा 50-50 स्वामित्व नहीं दोस्तों, गलत है। भारत सरकार के द्वारा 100% ओनरशिप के तहत इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई का इसमें कोई रोल नहीं है। इस बैंक को 2017 में एसबीआई के तहत विलय कर दिया गया था। ठीक है। इस बैंक में सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केवल महिलाएं होती है, ये भी ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, कई बार केवल हम गलत कर देते, तो इसमें सभी महिलाएं होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसमें असत्य पूछा, इसमें असत्य हो जाएगा एक, केवल एक। स्थापना कब की गई इसकी, 2013 में, और इसमें 100% ओनरशिप किसकी थी, इंडियन गवर्नमेंट की। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केवल महिलाएं होती है, लेकिन स्टाफ और जमा करने वाले पुरुष भी हो सकते हैं। ऋण देने के मामले में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 1 करोड़ रुपए तक के ऋण बिना किसी प्रतिभूतियों के दिए जाएंगे। प्रतिभूति मतलब उनसे कोई जमीन या फिर उनके जेवर या गिरवी नहीं रखे जाएंगे, उनको 1 करोड़ रुपए तक के ऋण दे दिए जाएंगे। 2017 में इसका विलय कर दिया गया। और यह बैंक ऋण देने के साथ साथ महिलाओं को कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता यह भी प्रदान करता है। यह क्वेश्चन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 के द्वारा पूछा गया है कि किसने इसको प्रकाशित किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका सही आंसर है, रट लेना। यह क्वेश्चन 12वीं पंचवर्षीय योजना में सत्य कथन की पहचान करनी है। 11 पंचवर्षीय योजना अपनी कवर हो चुकी है, यह 12वीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है तेज, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। ठीक है दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था, तेज और समावेशी, केवल ये 2 पॉइंट थे उसमें। इसमें धारणीय विकास एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया। इस योजना में सर्वाधिक खर्च की राशि ऊर्जा क्षेत्र में की गई, ये दोस्तों गलत है। इसमें सबसे अधिक जो खर्च राशि थी वो थी सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में, जिसमें हो जाएगा केवल 1। इसका टारगेट बता दिया, तेज, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। और खर्च का आप डिसेंडिंग ऑर्डर ध्यान रख लेना, ये सामाजिक सेवा, ऊर्जा और यातायात है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किस पोर्ट को प्रमुख बंदरगाह, मेजर पोर्ट के रूप में स्थापित करने हेतु सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। तो इसमें हो जाएगा वधावन बंदरगाह। अन्य जानकारी देखते हैं। वधावन बंदरगाह ध्यान रखना 13वां मेजर पोर्ट है, और अब तक कितने हैं हमारे देश में, 12 है। तो 12 मेजर पोर्ट कौन कौन से है, गुजरात में 1 है कांडला, महाराष्ट्र में 2 है मुंबई और जेएनपीटी, गोवा में 1 है मोरमुगुआ, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर, केरल में कोचीन, सबसे अधिक है तमिलनाडु में 3 है दोस्तों, ध्यान रखना, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। फिर आंध्रा में विशाखापत्तनम, ओडिशा में पारादीप और पश्चिम बंगाल में कोलकाता। ये माइनर पोर्ट, इंटरमीडिएट पोर्ट 205 है, उसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो नहीं पूछेगा कहीं भी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। हमें बताना कि इनमें से किस पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति एमएसपी की घोषणा करती है। तो इसको करने का सबसे सही तरीका यह है कि आप इसमें से ये देखो कि एक तो सुपारी और कॉफी, ये ऐसी फसलें जिन पर एमएसपी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनका यूज ऐसा होता है कि जिसलिए सरकार इस पर कभी एमएसपी देना भी नहीं चाहेगी। सुपारी का यूज क्या है आपको पता है, कॉफी के क्या यूज में आती है, एक तरह का नशा ही है, तो इनको पर एमएसपी नहीं दी जाएगी। तो इसमें देखो 1 और 3 नहीं है, वो ऑप्शन कौन सा है, इसमें हो जाएगा बी। अच्छा, एक बात ध्यान और रखना कि मसालों पर कभी भी एमएसपी की घोषणा नहीं की जाती है, तो इस तरह एलिमिनेशन मेथड यूज करना आना चाहिए। एमएसपी की घोषणा की जाती है 23 फसलों पर, 22 और प्लस में 1 गन्ना। गन्ने पर एमएसपी शब्द के बजाय एफआरपी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। 14 खरीफ फसलें, 6 रबी की फसलें और 3 वाणिज्यिक फसलें हैं। ये आपको एक सारी याद होना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लो खाद्यान्न फसलें वो इसमें मेंशन है, वाणिज्यिक फसलें वो मेंशन है, तो ये सब दालें होती है मूंग उड़द की, ये सब इसमें मेंशन है। तो ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड से यूज कर लेना। सिफारिश कौन करता है इनकी, लागत और मूल्य आयोग। लेकिन अंतिम स्वीकृति और घोषणा कौन करेगी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ पूछा गया है इसमें, यह भी यूपीएससी में आया हुआ है। इसका हो जाएगा श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता 0 है। देखते कैसे है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम कह सकते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। देखो ध्यान रखना, भारत के कृषि क्षेत्र की एक बड़ा एक संकट है। कैसे कि जब किसी कार्य को करने में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगते हैं, मान लो 2 हेक्टेयर की भूमि है और उस पर 2 मजदूर दिन भर काम करके कृषि का उत्पादन कर सकते हैं जितनी आवश्यकता होती है, लेकिन उस पर पूरा परिवार लग जाता है, 5 मान लो परिवार के सदस्य या 5 श्रमिक उस पर लगते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी तो उतनी रहेगी ना। अब उस पर 5 मजदूर लगो चाहे 10 मजदूर लगो, 2 हेक्टेयर जमीन है, उस पर जितनी फसल होती उतनी होगी, तो ये एक बड़ी दिक्कत है, उसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। लेकिन इससे यह भी है कि उत्पादकता पर किसी तरह का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। सीमांत उत्पादकता 0 रहती है। सीमांत उत्पादकता का मतलब जब आप अतिरिक्त एफर्ट लगा करके कहीं पर प्रोडक्शन करते हो तो उसको बोलते हैं सीमांत उत्पादकता।
कि मान लो 2 मजदूर है, आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए 4 मजदूर उस पर काम के लगा दिए, तो उसकी सीमांत उत्पादकता तो बढ़नी चाहिए, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी भाई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सीमांत उत्पादकता रहती है 0। तो ये भारतीय कृषि क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत है और रोजगार के क्षेत्र हमारे देश में बहुत कम है। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य निर्धारित कौन करता है? जैसे मुद्रा रूपी हो गई, चाइना की रेनमिनबी हो गई, डॉलर हो गई, इनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य कौन डिसाइड करेगा? ऑप्शन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक तो बिल्कुल भी नहीं, वर्ल्ड बैंक ऐसा कोई काम नहीं करता है। तो इसमें सही कूट का चयन करना है, तो पहला तो वैसे कट हो गया, तो ए और डी तो कट हो गए। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, संबंधित देश के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मांग है? अच्छा ये ठीक है दोस्तों, बताऊं कैसे? क्योंकि हम अक्सर न्यूज में, अखबारों में देखते हैं कि क्रूड ऑयल हमारे देश में इंपोर्ट हो रहा है, तो हमारे रुपए में जो उछाल आ गया या फिर कमी आ गई, तो ये सब हम देखते हैं। तो जो डिमांड होती है वस्तु सेवाओं की, उसके आधार पर रुपए का मूल्य डॉलर की तुलना में तय होता है। तो 2 ऑप्शन तो होगा ही होगा। तो इसमें देखो 2 कहाँ पे, इसमें हो जाएगा बी। फिर 3 और 4 पे बात कर लेते हैं। संबंधित देश की सरकार की स्थिरता और संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता। दोस्तों अगर इसमें 2, 3 और 4 अगर ये तीनों साथ में होते तब तो ये तीनों ही ठीक थे, लेकिन अब हमारे सामने है कि 2 एकदम सही है और इन 2 में से अपने आप ही एक का चयन हो रहा है, 3 का, तो ये ठीक रहता है। कई बार ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको कि अगर यहाँ पर 2, 3, 4 7 होते तो बिल्कुल ये तीनों हो जाते, लेकिन अब प्रायोरिटी किसकी देनी है? 2 को। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है।